दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का गोधूली भाग 2 का अध्याय जो दे रखा है, नम्मा अध्याय अभिनय। ठीक है, वही अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप लोग का टारगेट है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप लोग को चाहिए 95%, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे बात करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप लोग देखेंगे। साथ ही हम आपको बता दें, अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें और छठे और सातवां और आठवां अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे अध्याय को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर दे रखे थे सभी को हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग को देखना है 9 नंबर अवेन्यू। ठीक है, और इससे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जरूर। साथ ही इस अध्याय का हम लोग सारांश भी देखेंगे, क्योंकि सारांश आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। मतलब आप लोग को 7 मार्क्स का या 8 मार्क्स का सारांश लिखने के लिए दिया जाता है। सारांश किस प्रकार से लिखेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, बिहार बोर्ड का जो है पैटर्न कुछ इस प्रकार चेंज हो गया कि 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50% सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी आप लोग को बिल्कुल लाइव क्लास देंगे, साथ ही आप लोग को सब्जेक्टिव का क्लास अभी चल ही रहा है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, अभिनय क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेंगे, और कहाँ अवस्थित है। ठीक है, अवस्थित का मतलब होता है कहाँ रहता है। ठीक है, हर वर्ष अभिनय में कब और कैसा समारोह हुआ करता है, या करके अथवा करके ये भी पूछ सकता है, अभिनयों में प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर करना अपन लोग को, अभिनयों मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ठीक है, अभिनय जो है मध्ययुगीन ईसाई मठ है, और यह जो है दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है। अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। क्या है? कला केंद्र। कला केंद्र किसको कहते हैं? जहां पे कला दिखाया जाता है। जैसे हो गया, मान लो डांस करने की कला हो गया, आर्ट करने की कला हो गया, मतलब पिक्चर बनाने की, तो वो कला केंद्र हो गया। यहाँ गर्मियों में फ्रांस और यूरोप में एक अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर से समझेंगे, यहाँ गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह जो है प्रतिवर्ष होता है। कौन सा? रंग समारोह जो है प्रतिवर्ष यहाँ पे होता है। इसी प्रकार से आइए दूसरे नंबर प्रश्न को करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। ठीक है, बिल्कुल समझेंगे। अथवा करके इसी प्रश्न को पूछ सकता है, अभिनय पाठ के लेखक को नदी तट पर किसकी याद आती है और क्यों। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर समझना आप लोग को, नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ला की एक कविता याद आती है। ठीक है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करता है कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ला जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। बिल्कुल समझेंगे, वे स्वयं को, अपने आप को नदी समझ रहे थे, और इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ला जी ने नदी चेहरा कविता लिखे थे, और नदी चेहरा लोगों से मिलने वाली की बात करते हैं। ठीक है, आइए तीसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। तीसरा नंबर है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो सिंपल से आंसर करना है इसका, कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल जो है, जल अस्थिर है। क्या है? जल अस्थिर है, और तट ही बह रहा है। देखिए, नदी के किनारे जब बैठेंगे तो आप लोग को लगेगा कि नदी जो है, नदी की पानी चलते हुए नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि नदी की पानी जो है हमेशा यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं। ठीक है, वो यदि उसको पता कैसे किया जाता है, यदि नदी में कोई चीज फेंका हो तो भासते हुए, मतलब पानी के ऊपर तैरते हुए आगे की ओर निकलता है। जब नदी के तट पर लेखक बैठा तो वह अनुभव कर रहा था
कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह लगता जल तो अस्थिर है पर तट ही बह रहा, मतलब जो किनारा है वही उनको लग रहा था कि बह रहा है। ठीक है, इतने अग्रसित होके वहां पे बैठे हुए थे, मतलब शांति से सिर्फ वो नदी को देख रहे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि वे नदी के साथ बह रहे हैं और नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं और स्वयं में नदी की झलक को देखता है। कौन? लेखक। ठीक है, आइए चौथे नंबर प्रश्न को करते हैं। किसके पास तट तट तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों? फिर से समझिए प्रश्न को। किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है और क्यों? तो नदी के किनारे और कविता के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि दोनों की अभिभूति से बची नहीं जा सकती है और नदी और कविता में हम बस ही शामिल हो जाते हैं। जो नदी है और कविता में जिस तरह से यदि आप लोग कोई कविता को पढ़ते हैं तो उसे अपने आप में अनुभव करने लगते हैं, तो उसी प्रकार से नदी के तट पर उनको ऐसा लग रहा था कि हम भी नदी हो गए। पहले भी हम आपको बताए, तो नदी के किनारे और कविता के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं है, मतलब उनके पास रह पाना संभव नहीं क्योंकि दोनों की अभिभूति से बची जा सकती ही नहीं है। तो इस कविता में हम बस शामिल ही हो जाते हैं, कविता में भी हम लोग शामिल हो जाते हैं। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। ठीक है, समझ में आ गई प्रश्न को। आइए पांचवें नंबर प्रश्न को करते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न बिल्कुल इजी है। लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अभिमन्यु से क्या साथ लेकर गए थे और कितने दिनों तक रहे? लेखक की उपलब्धि क्या रही? तो लेखक के अभिमन्यु में 19 दिनों तक रहा। लेखक जो है अभिमन्यु में 19 दिनों तक रहा। वे अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स ही ले गए थे। ठीक है, वे उस निपट एकांत में अपने में और लेखन में डूब रहे थे। वो एकांत में, लेखक जो होते हैं या बड़े बड़े साइंटिस्ट जो होते हैं उनका लैब वगैरह देखेंगे तो अलग रहेगा, मतलब लोगों के पहुंच से दूर रहना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि वो किसी चीज को देख के सोचते हैं और सोच के उसके बारे में लिखने की कोशिश करते हैं। यदि वो भीड़ भरा के शहर में रहे, भीड़ वाले जगह में रहे, तो वो कुछ नहीं लिख पाएंगे, उसका मन भटक सकता है। इसलिए लेखक अभिमन्यु में 19 दिन तक रहे और वो अपने साथ हिंदी के टाइपराइटर और 3-4 पुस्तक और कुछ संगीत ले गए थे। ठीक है, वे उस निपट एकांत में अपने में और लिखने में डूब रहे थे। ठीक है, ठीक है, लिखने में मगन हो गए। डूबने का मतलब हो गया मगन हो गया, दुनियादारी कुछ नहीं उसके सामने। ठीक है, तो लेखक की उपलब्धि यही रही और उन्होंने 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचना लिखी थी। ठीक है, इस प्रकार से आंसर करेंगे। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर, और 6 नंबर पहले प्रश्न को देख लीजिए। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? बिल्कुल समझेंगे, मनुष्य जीवन में पत्थर से क्या समानता और विषमता है, समझिए। देखिए, मानव में जो है जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होता है। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखते रहता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों का सानिध्य पाता है। जो पत्थर होते हैं उन्हें भी, मान लिया जाए, देखिए कोई पत्थर है, उसे कोई उठाने वाले बैठाने वाले नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे फेंका रहेगा, वो गर्मी का मौसम रहे या ठंडी का मौसम रहे, उसको दोनों चीज सहना पड़ेगा। ठीक है, तो मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है, पत्थर भी अपनी प्राचीनता अपने में सहेज के रखता है। तो मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, परंतु पत्थर जो है मूक रहता है, मतलब चुप रहता है। तो ये समानताएं थी और असमानताएं थी। आइए अब जो है हम आपको थोड़े से लॉन्ग प्रश्न की ओर लेके चलते हैं, मतलब
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछते हैं, ये प्रश्न आपके लिए VVI है। ठीक है, अभिनयों पाठ का सारांश लिखे, या इस प्रकार से पूछ सकता है अभिनयों में लेखक ने क्या क्या देखा उसका वर्णन करें। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। अभिनयों में फ्रांस में रोन नदी के तट पर बसा एक पुराना शहर है। कभी यह पोप की राजधानी था। आज यह गर्मियों में प्रतिवर्ष होने वाले रंग समारोह का कला केंद्र है। ठीक है, कला केंद्र है। रोम नदी की दूसरी ओर अवेन्यू का एक स्वतंत्र भाग विलनव अवेन्यू अर्थात नई बस्ती है। पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फ्रेंच शासक ने यहाँ पे एक किला बनवाया था। उसी में अब ईसाई मठ है। ला शत्रुज क्रांति होने पर आम लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। सदी के आरंभ में इसका जो है जीर्णोद्धार किया गया था। ठीक है, उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई थी। यहाँ रंगकर्मी, अभिनेता, नाटककार कुछ समय रहकर रचनात्मक कार्य करते हैं। यहाँ के अनेक सुविधाएं हैं। पत्र पत्रिकाओं की दुकान भी है और एक डिपार्टमेंटल स्टोर, रेस्तारा आदि। अशोक वाजपेयी को फ्रांस सरकार ने ला शत्रुज में रहकर कुछ काम करने का न्योता दिया था। वे गए और वहां 19 दिन रहे। उस निपट एकांत में 35 कविता और 27 गद्य रचना की। दरअसल अवेन्यू फ्रांस का ही एक प्रमुख कला केंद्र है। ठीक है, और सुप्रसिद्ध चित्रकार पिकासो का विख्यात कृति का नाम ही है ला मादामोजेल। देखिए, याद रखेंगे, सुप्रसिद्ध चित्रकार पिकासो की विख्यात कृति का ही नाम ला मादामोजेल द अवेन्यू है। ठीक है, यही अथावर्द आंद्रे वेत्रा, देन शाह और पाल एलुआर ने संयुक्त रूप से 30 कविता रची। इन कविताओं में वहां का एकांत, निविड़, सुनसान रातें और दिन प्रतिबिंब है। यहाँ की रोन नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। नदी किसी की अनदेखी नहीं करती, सबको भिगोता है। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। तो क्लियर हो गया। इस तरह से आप लोग सारांश लिख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरा नंबर, लेखक अवेन्यू किस सिलसिले में गए थे। लेखक जो है अवेन्यू किस सिलसिले में गए थे और वहां उन्होंने क्या देखा सुना। या इस प्रकार से पूछ सकता है, ला शत्रुज क्या है और कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग है। तो दो प्रश्न हम इसमें कर लेते हैं। लेखक अवेन्यू किस सिलसिले में गए थे और वहां क्या क्या देखा। दूसरा प्रश्न है, ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न को करते हैं बारी बारी से। आइए समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, लेखक को अवेन्यू के कला केंद्र में पीटर क्रूक द्वारा की जा रही महाभारत की प्रस्तुत में दर्शक की हैसियत से आमंत्रित किया गया था। पत्थरों की एक खदान में अवेन्यू के कुछ किलोमीटर दूर पीटर क्रूक के विवादास्पद महाभारत की प्रस्तुतिकरण किया गया था। वह प्रस्तुत सच्चे अर्थों में भव्य और महाकाव्यात्मक थी। लेखक ने देखा कि गर्मियों में अवेन्यू के अनेक चर्च और पुराना ऐतिहासिक महत्व के स्थान रंग स्थल में बदल जाते हैं। जो गर्मियों का टाइम जब आता है तो वहाँ पे अवेन्यू के अनेक चर्च जो है और पुराने ऐतिहासिक महत्व के स्थान रंग स्थल में बदल जाते हैं। दूसरा है ला शत्रुज काथुसियन
संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। यह विलंबर लॉस एवेन्यू अर्थात एवेन्यू का एक नया गांव में अवस्थित है, जो रोन नदी के दूसरी ओर है और लगभग स्वतंत्र है। आजकल इसका उपयोग एक कला केंद्र के रूप में होता है। यह केंद्र आजकल रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। यहाँ नाटककार, अभिनेता, गीत संगीतकार, रंगकर्मी आदि आते हैं। पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में रहकर रचनात्मक लेखन करते हैं। जो अभी जो है वहाँ पे रंगकर्मी वगैरह सब आते हैं। और ऊपर में मैंने जो बताया आप लोग को, नाटककार, अभिनेता, गीत संगीतकार, रंगकर्मी आदि आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में जो है रहकर वो रचनात्मक लेखन करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, कविता, निबंध वगैरह सब चीज लिखते हैं। आइए तीसरे नंबर प्रश्न को करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। और आप लोग को बता दें, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। तो नदी और कविता में लेखक का क्या समानता प्राप्त हुआ था, ये बताना। नदी और कविता में लेखक को क्या समानता पाता है, या इस प्रकार भी हो सकता है समानता प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे लिखेंगे, जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव की जीवन संगीन रही है। नदी में विभिन्न जगह से जल आकर मिलते हैं और वह प्रभावित होकर सागर में समूहित हो जाते हैं। ठीक है, हर दिन सागर में समूहित होने के बावजूद उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी विभिन्न विडंबनाएं, शब्द, भंगिम, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती है और तदाकार होते रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं है होती है, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होता है। इस प्रकार नदी और कविता में लेखक ने अनेक समानता पाता है। ठीक है, तो भाई इस अध्याय में इतने ही प्रश्न थे और आपको मैंने इससे रिलेटेड जो VVI प्रश्न था वो भी करवा दिए। और साथ ही अगर आप लोग को दूसरा अध्याय, इसके बाद वाला अध्याय भी देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।